नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि यूक्रेन में घुसे रूस के टैंक हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें कि धमकी देने का मामला सामने आया है। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों से हमला भी किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी धमकी दे दी है। इसके साथ ही कई बड़े शहरों को भी आपको बता दें मिसाइलों से हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन में घुसे रूस के टैंक, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर इसको लेकर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी धमकी दे दी है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से बना तनाव का माहौल आखिरकार गुरुवार को युद्ध में बदल ही गया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि रूस के हमले से देश की नौसेना को काफी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल और रॉकेट से हुए हमले की वजह से कीव और खार्किव में यूक्रेनी सैन्य कमांड पोस्ट को तबाह हुई और हालांकि अभी तक इन हमलों की किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। वहीं जानकारी यह भी है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने एहतियातन सभी नागरिक विमानों की उड़ानें जो है वो रद्द कर दी हैं। आपको बताते चले कि यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को कीव में कई जगहों को निशाना बनाया है। यूक्रेन से विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी बताया है कि यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। रूस ने जंग का ऐलान करते हुए एक साथ यूक्रेन के 11 शहरों पर अटैक कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूदा शहरों को निशाना बनाया गया है। वहीं रूस के हमले पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले से होने वाली हर मौत के लिए रूस जिम्मेदार होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जल्द मिलकर प्लान बनाएंगे और रूस को जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि मैं आज शाम व्हाइट हाउस में स्थिति की निगरानी करूंगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त करूंगा। कल मैं सुबह अपने G7 समकक्षों से मिलूंगा और हम अपने नाटो सहयोगियों के साथ ही समन्वय करेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। ये जानकारी मिली है कि यूक्रेन संकट को लेकर फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन पर आपातकालीन सत्र चल रहा है और इस संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएन सुरक्षा परिषद में ही भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तनाव को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उचित कदम समय रहते नहीं उठाए गए हैं, जिस वजह से हम उस दिशा की ओर बढ़ गए हैं जिधर हमें नहीं बढ़ना था। गौरतलब है कि सप्ताह में ये दूसरी बार होगा जब यूक्रेन पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हो रही है। पुतिन ने कहा है कि रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन रूस किसी भी बाहरी खतरे का तुरंत जवाब देगा। वहीं दूसरी ओर यूपी में चल रहे 5वें चरण के विधानसभा के बीच आज बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में कभी आतंकवाद के नाम पर और कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर कुछ हो रहा है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण, जनता जरूर सतर्क है। यूपी में हुए पिछले 4 चरण के मतदान में बसपा प्रमुख चुनाव में काफी कम सक्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे चरण के मतदान से ही बसपा प्रमुख की सक्रियता जो है अचानक से ही बढ़ गई और यूपी के चौथे चरण के चुनाव में ही बसपा प्रमुख ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को यूपी के चौथे चरण के ही
चुनाव में 9 जिलों की 59 सीटों पर ही मतदान के दौरान अपना वोट डालने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मायावती घर से ही निकली हैं और लखनऊ में अपना वोट डाला था। और वोट डालने के बाद ही मायावती ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वे उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने ही वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज। सपा सरकार में हुए दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर के रामकोला विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। और राजनाथ सिंह का जब सरकार के पक्के मकान के विषय में पूछ रहे थे तो एक शराबी ने कहा नहीं मिला, तो राजनाथ सिंह ने शराबी से कहा चढ़ गई है, उतरने में समय लगता है। राजनाथ सिंह ने जब फिर गैस सिलेंडर के बारे में पूछा तो फिर शराबी ने नहीं बोला। तो फिर राजनाथ सिंह ने कहा कि आपका अभी चढ़ा हुआ है, अगली बार आएंगे तो आपसे बात करूंगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सपा के आते ही ऐंठने वालों की संख्या बढ़ जाती है। रामकोला नगर के ही जूनियर हाई स्कूल में आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने ही अपने चिरपरिचित अंदाज में ही विरोधियों पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया भी है। प्रदेश सरकार की ही तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि योगी जी ने हर मोर्चे पर प्रभावी काम किया है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी जी की सराहना पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 1 बजे ही फाफामऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में ही जनसभा कर वोट मांगेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ही कौशाम्बी में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी इसलिए बौखलाए हुए हैं कि अगर गरीब को घर मिल जाए, बिजली पानी मिल जाए, सड़क मिल गई तो उनके घर के चक्कर कौन लगाएगा। हमने पूरे मन से अपनी बहनों को हर सुविधा देने की कोशिश की है। उन्हें कोई भी सुविधा देने में हमने जाति मजहब नहीं देखा है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि विकास नई आकांक्षाओं को जन्म देता है और आज जब नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं तो उनका भरोसा भी बढ़ रहा है कि भाजपा की उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। और भाजपा की संस्कृति रही है कि अगर किसानों की कोई समस्या हो तो उसका स्थायी समाधान निकाला जाए। लेकिन सपा और बसपा ने ही तो चीनी मिलें ही बंद करा दी हैं ताकि गन्ना किसान ये ना कह सके कि उसकी फसल नहीं बिक रही। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच ही देश के अलग अलग राज्यों से भी हिजाब से संबंधित खबरें सुनने को मिल रही हैं। इसी बीच दिल्ली के मुजफ्फराबाद में भी एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने के कारण बच्ची को स्कूल में अपमानित करने का मामला सामने आया है। बताते चले कि कक्षा 6 की बच्ची के पिता ने ही स्कूल अथॉरिटी की ओर से उनकी बेटी को अपमानित करने का आरोप लगाया है, जबकि प्रिंसिपल ने दावा किया है कि ऐसी कोई भी घटना यहां पर घटित नहीं हुई है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब कथित घटना को लेकर काशिफ अफरोज नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर ही वीडियो पोस्ट किया। कर्नाटक में स्कूलों की लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद के बीच ही इसे खूब शेयर भी किया गया। जानकारी के अनुसार बच्ची के पिता मोहम्मद अयूब गौरी ने बताया है कि ये उनकी बेटी का इस स्कूल में पहला दिन था और वो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सोमवार को पहली बार इस स्कूल में गई और उसके क्लास के टीचर ने ही पूरी कक्षा के सामने उसका अपमान किया, उसे खूब फटकार लगाई। टीचर ने बच्ची से कहा कि तुम क्या पहनी हो, एक माँ की तरह व्यवहार मत करो और इसे फिर से कक्षा में नहीं पहनना। गौरी ने कहा कि टीचर ने उसे 40-50 बच्चों के सामने अपमानित किया है। वो टीचर की डांट सुनकर बिल्कुल टूट चुकी थी। इसके बाद उसने अपना हिजाब हटा दिया।
वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं नवाब मलिक की बुधवार की ईडी के दफ्तर में हिरासत में बीती है, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन आज महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासी संग्राम देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों पक्ष शामिल होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां एनसीपी और मलिक के समर्थक और वहीं दूसरी ओर बीजेपी महाविकास अखाड़ी के नेता आज मुंबई में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध होगा। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में ही सड़कों पर उतरकर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करेगी। गौरतलब है कि नवाब मलिक ने ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी सरकार पर उनके इस्तीफे का दबाव बना रही है। मंत्री नवाब मलिक पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण में ही आरोप लगे हुए हैं। उन आरोप में ही वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित जमीन डील से जुड़े रहे हैं। आपको बताते चले कि ईडी अंडरवर्ल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ईडी ने हाल ही में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और इस मामले में कुछ हफ्ते पहले ही दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी दबोचा गया था। वहीं देश में जानलेवा कोरोना महामारी के मामले आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में ही पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के ही 14,148 नए केस सामने आए हैं। तो 302 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। कल 15,102 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में ही आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन ही 30,009 लोग ठीक हुए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर जो है 1,48,359 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,924 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,22,19,896 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।